अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील चौधरी है और आप मेरा यूट्यूब चैनल अदील चौधरी आइवरी देख रहे हैं। आज मैं बर्ड्स के नर्सरी रूम में हूँ और आज मैं आपको बताऊंगा कि बर्ड्स के बच्चों को हैंड फीड कैसे करवाते हैं, फीड बनाने का तरीकाकार क्या है, और जो लोग छोटे बच्चे लेके उनको सेल्फ करके बड़ा करना चाहते हैं। इसके अलावा मैं हर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कितने साइज़ के बच्चे को कितनी हैंड फीड की ज़रूरत होती है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हैंड फीड पे। कौन से बर्ड्स को कौन सी हैंड फीड करवाते हैं। जिस तरह हाई फैट, कुछ बर्ड्स हाई फैट होते हैं, कुछ हाई प्रोटीन होते हैं, और किसी बर्ड को आपने बिल्कुल नॉर्मल फीड करवानी होती है जिसको हम लो फैट कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि बर्ड को कौन सी हैंड फीड करवाते हैं। मोस्टली मैंने देखा है कि कुछ लोग हैं राग के अगर बच्चे हैं उनको हाई एनर्जी या हाई फैट फीड करवा रहे हैं, या जो अफ्रीकन ग्रे हैं उनको लो फैट फीड करवा रहे हैं। जो बर्ड की जो रिक्वायर्ड हैंड फीड है आप उसको वो हैंड फीड करवाएं। किस साइज़ के बच्चे को कितनी हैंड फीड करवानी चाहिए ये बहुत बड़ा मसला है। बच्चा कवर हो जाता है और अबाउट टू सेल्फ होता है और लोग उसे 3-3 टाइम हैंड फीड दिए जाते हैं, जो कि बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू बन जाता है। बच्चा फीड हजम नहीं करता, इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग करता है और लोग समझते हैं कि कहीं वो बीमार है। ये इशू नहीं है, इस बारे में भी मैं डिस्कशन करूंगा। और जो लोग इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, बच्चे ख़रीद के बच्चों को बड़े करके सेल करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अहम पैगाम ये है कि वो एक ही फार्मर से सारी बाइंग करें, ना कि वो अलग अलग फार्म से बच्चों को कलेक्ट करें। वो 100% उनके जो बच्चे हैं उसमें वायरस आने के चांसेस हैं या डिफरेंट तरह की उसमें डिजीज़ आ सकती है। तो मेरा ये मशवरा है कि जो बंदा ये बिज़नेस करना चाहता है वो एक ही फार्मर से बर्ड्स या बच्चे बाय करे और उनको सेल्फ करे और फिर उनका बिज़नेस अच्छा चल सकता है। अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं, बच्चों को हैंड रेस करना चाहते हैं, या आपकी आइवरी है, तो आपको ज़रूरी है कि आप नर्सरी रूम अलग से ज़रूर बनाएं। नर्सरी रूम का फ़ायदा ये है कि आप उसको हाइजीन रख सकते हैं, आपकी आइवरी से ये टोटल सेपरेट हो। उसके अलावा इसका जो इन्वायरमेंट है वो हाइजीन हो, आपके यहाँ पे जो बर्तन हो हैंड फीडिंग के, इसके अलावा हैंड फीड सिरिंज, यूटेंसिल्स, आपके ब्रूडर्स, हर चीज़ आपकी हाइजीन होनी चाहिए। तो आपके लिए इनको हैंड रेस करना बहुत ही आसान है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मैं ड्यूरिंग हैंड फीड इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले मैं हैंड फीड के मुतालिक आपको बताता हूँ। हैंड फीड की मेरे पास ये तमाम इकसाम है, जिसमें सबसे पहले क्रॉप मिल्क आती है। जो क्रॉप मिल्क है वो 1 दिन से लेके 6 दिन तक के बच्चे के लिए इस्तेमाल होती है और ये तमाम स्पीशीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद आती है न्यू नेटल, ये भी तमाम चिक्स के लिए 6 दिन से लेके 15 दिन तक के बच्चे के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद मिनी है, ये मैं सनकिनियर को इस्तेमाल करवाता हूँ। हाई प्रोटीन है जो ये मैं अलेक्जेंड्रीन रा के लिए, और हाई एनर्जी मकाओ और ग्रे के लिए, और लॉरी स्पेशल है वो लॉरिस के लिए इस्तेमाल करता हूँ। आपके पास हॉट वाटर केटल होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो फीड है वो 38 से 36 टेम्परेचर पे करवानी है। उसके बाद जी ये हैंड फीड सिरिंजें आ जाती हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। ये आपके पास इस टाइप की हैंड फीड सिरिंज होना बहुत ज़रूरी है, जो डिफरेंट साइज़ की हैं। इसमें 1 ml की, 20 ml की और 50 ml की मैं यूज़ करता हूँ। ये सिटाकस कंपनी की हैं और ये आपके पास होनी बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद मेन जो आपकी हैंड फीड है वो पानी में बनती है और आपके पास मिनरल वाटर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं ओवरव्यू देता हूँ जी अपने बर्तनों का, कि आपके पास इस टाइप की 2 कनालियाँ मट्टी की, और ये हिलाने के लिए चम्मच, और ये डिफरेंट साइज़ के बर्तन होने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आपके पास जितने चिक्स हैं आप उसके अकॉर्डिंग आप हैंड फीड बना सकें। इसके बाद आपके पास स्केल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हैंड फीड है आपने जब बनानी है आपने एक रेशो से बनानी है। मैं जैसे 25% हैंड फीड और 75% पानी डाल के हैंड फीड बनाता हूँ, तो ये स्केल होना आपके पास ज़रूरी है। उसके बाद मयरिंग जग आपके पास होना ज़रूरी है, ताकि आप मैयर करके हैंड फीड में पानी डाल सकें। आप अपनी आसानी के लिए एक स्कूप लेके उसका वेट करके उसके अकॉर्डिंग
हैंड फीड बना सकते हैं। जैसा कि ये स्कूप है, ये 25 ग्राम्स का है और इसमें 75 जो ml है आप पानी डालें तो ये आपकी बहुत अच्छी हैंड फीड बन जाएगी। अब मैं ओवरव्यू दूंगा हैंड फीड सिरिंज का। हैंड फीड सिरिंज अच्छी होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास हैंड फीडिंग की एसेसरीज़ पूरी नहीं है, अच्छी नहीं है, तो आप ठीक से हैंड फीड नहीं करवा सकते। ये सिटाकस कंपनी की हैंड फीड सिरिंज है, ऐसे पैकिंग में आती हैं। इसका जो नंबर है जहाँ से ये मिलती है वो भी मैं इसमें वीडियो में मेंशन है, वो आप देख के वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। ये जो सिरिंज जिसको मैं अनपैक कर रहा हूँ ये 1 ml की है। ये इस तरह की पैकिंग में आती है। इसकी जो ज़्यादा यूज़फुल है वो जो आगे लगी हुई है टिप रबर है वो है। और ये सेकंड वाली जो है, मैं ये 3 टाइप की हैंड फीड सिरिंज यूज़ करता हूँ, एक 1 ml वाली, एक 20 ml वाली और एक 50 ml वाली। जो 1 ml वाली है वो तकरीबन 10 दिन तक के बच्चे के लिए इस्तेमाल होती है और जो 20 ml वाली है वो काफ़ी देर तक, तकरीबन 1.5 माह के बच्चे तक के इसके लिए इस्तेमाल होती है। और जो 50 ml वाली है वो अबाउट टू सेल्फ बच्चे के लिए इस्तेमाल होती है। और अगर ये इसकी जो बैक से जो प्लास्टिक बॉडी है ये ख़राब हो जाए, जिसको हम सिरिंज कहते हैं, तो आप इसकी रबर को उतार के, जिस तरह की मैंने आपको पहले दिखाई थी, आप वो अच्छी वाली सिरिंज लेके उसके आगे लगा सकते हैं। और इस हैंड फीड सिरिंज का फ़ायदा ये है कि एक नॉन प्रोफेशनल बंदा भी इनसे चिक्स को हैंड फीड करवा सकता है, क्योंकि इसकी जो राउंड टिप है वो इतनी सॉफ्ट है कि जब बच्चा इसको हलक में ले जाता है तो उसको इरिटेशन महसूस नहीं होती। इन हैंड फीड सिरिंज से काफ़ी नॉन प्रोफेशनल लोगों को हैंड फीड करना सिखाया है, जो कि बहुत इसको मुश्किल काम समझते थे और वो बहुत खुश हैं कि हम बहुत इजीली अब हैंड फीड करवा लेते हैं। चलें आए अब देखते हैं कि हैंड फीड बनाते कैसे हैं। सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया है कि मैं 25% है वो हैंड फीड लेता हूँ और जो 75% है वो पानी मिनरल वाटर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको बनाने का तरीका ऐसा है कि मोस्टली जो लोग हैं इसमें मिस्टेक करते हैं, इस हैंड फीड में बॉइलिंग वाटर डाल देते हैं। हैंड फीड के अंदर डायरेक्ट बॉइलिंग वाटर नहीं डालते। ये आप जैसे देख रहे हैं, ये मैंने पानी को मैयर किया हुआ है हैंड फीड के अकॉर्डिंग, और ये ठंडा पानी है ये जो इस हैंड फीड में ऐड कर रहा हूँ। हर कोई अपने अकॉर्डिंग हैंड फीड बनाता है। कुछ लोग हैं वो 30-70 की रेशो से हैंड फीड बनाते हैं, लेकिन मैं अपने सब चिक्स को 25-75 की रेशो से हैंड फीड करवाता हूँ। जो हैंड फीड के अंदर पानी डालना है वो मिनरल वाटर, और जो बॉइलिंग वाटर है वो हम टैप से भी ले सकते हैं। अब आपने बॉइलिंग वाटर लेना है और ये जो बाहर मट्टी की किनाली है आपने इसके अंदर डाल देना है। इस तरह बॉइलिंग वाटर है वो अंदर वाली जो फीड है उसको गर्म भी कर देगा, और इतनी गर्म करेगा कि उससे जो बच्चे की क्रॉप है वो भी नहीं बर्न होगी। और ये बेहतरीन तरीका है हैंड फीड बनाने का, और इससे जो फीड है वो बहुत अच्छी जो है वो मिक्स भी हो जाएगी। इसका आपने टेम्परेचर चेक करना है। फीड का हमेशा जो टेम्परेचर है वो मिनिमम 36 होना चाहिए। मैं जब फीड करवाता हूँ तो इसको चेक कर लेता हूँ, जो मिनिमम टेम्परेचर है फीड का वो 36 होना चाहिए, नहीं तो 38 होना चाहिए। 36 से 38 बेस्ट टेम्परेचर है। इससे जो हैंड फीड है वो बहुत अच्छी डाइजेस्ट होती है। कुछ लोग चिक्स को ठंडी हैंड फीड करवा देते हैं और जो बच्चा है वो फीड को हज़म नहीं करता। जब हैंड फीड को पानी में डालें तो इसको 10 से 15 मिनट हिलाएं ताकि अच्छी तरह से हैंड फीड है वो पानी में मिक्स हो जाए, क्योंकि कुछ लोग हैं वो हैंड फीड जल्दी करवा देते हैं, इसको अच्छी तरह से मिक्स नहीं करते, पानी ऊपर आ जाता है और हैंड फीड नीचे बैठ जाती है। तो इस तरह भी जो चिक है वो हैंड फीड को हज़म नहीं कर सकता। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर आप इनका ख्याल रखेंगे तो आपके जो चिक्स हैं वो बड़े सेहतमंद रहेंगे। और बाज़ औक़ात होता है कि हम हैंड फीड
बाद में डाल देते हैं, पानी पहले डाला होता है, तो उसमें वो फीड है वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होती, जिसकी वजह से आपको मजबूरन पिलर के साथ उसे अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ता है। जब तक फीड है वो अच्छी तरह पील ना हो जाए, अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए, उसमें ड्राइनेस ख़त्म ना हो जाए, तब तक आपने इसको हिलाते रहना है। हैंड फीड को अच्छी तरह से मिक्स करने से बाहर पानी का टेम्परेचर और हैंड फीड का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, क्योंकि बाहर बॉइलिंग वाटर डाला था और जो अंदर है वो हमने नॉर्मल पानी डाला था। अब जैसा कि फीड का टेम्परेचर है वो 36.2 है और जो बाहर अगर चेक करें तो गर्म पानी का जो टेम्परेचर है 41.3 है। तो इसका जो टेम्परेचर है वो सेम जब तक नहीं होता या 38 तक नहीं आता तब तक हमने हैंड फीड नहीं करवानी। पेरेंट रेज बच्चा जब भी आप ब्रूडर रूम में उठा के लेके आएँ, उसकी क्रॉप में जो खाना होता है सबसे पहले आपने उसको डाइजेस्ट करना है। वो खाना कैसे डाइजेस्ट होगा? सबसे पहले आपने पीडियालाइट लेके उसको 38 डिग्री पे गर्म करना है और उसके बाद वो इसको बच्चे को करवा देना है, और तब तक उसको हैंड फीड नहीं करवानी जब तक वो उसको हज़म ना कर ले। जो उसकी क्रॉप में खाना होगा, जो उसकी मदर ने उसको फीड करवाई होगी, जब तक वो हज़म नहीं होगी आपने फ़ीड नहीं करवानी। अगर उस दौरान आप इसको फ़ीड करवा देंगे तो उसकी क्रॉप है वो ब्लॉक हो सकती है। अगर आपका बच्चा हैंड फीड पे है तो आपने हैंड फीड है जो तब तक उसको नहीं करवानी जब तक उसकी क्रॉप खाली नहीं होती। जैसे कि आपने एक टाइम हैंड फीड करवाई है और उसकी जो क्रॉप है वो अभी खाली नहीं हुई, तो जैसे आप ये वीडियो में देख रहे हैं इस बच्चे की क्रॉप है बिल्कुल खाली है। इस तरह की सिचुएशन में आपने हैंड फीड करवानी है। और ये जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो नीडल्स हैं ये बहुत ही आसानी से बच्चा अपने मुंह में ले लेता है, और ये देखिए कितने आसानी से उसने हैंड फीड ले लिया। एक नॉन प्रोफेशनल बंदा इस हैंड फीड सिरिंज से जो हैंड फीड है वो करवा सकता है। हैंड फीड करवाने का बेस्ट तरीका तो यही है कि बॉडी वेट किया जाए और उसके अकॉर्डिंग उसको उतने सीसी हैंड फीड दी जाए। लेकिन मैंने डे फर्स्ट से कभी भी उस फार्मूले को नहीं अपनाया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर सीज़न 500 से ज़्यादा चिक है वो हैंड रेस करता हूँ और कभी भी मुझे कोई इशू भी नहीं आया। मैं जितनी भी आर्टिफिशियल इनक्यूबेशन करता हूँ, जब भी बच्चा निकलता है उसको फ़र्स्ट टाइम पीडियालाइट करवाता हूँ। पीडियालाइट है 38 डिग्री पे सेट करके, उसके बाद या तो उसको किसी पेड़ के नीचे फोस्टर कर देता हूँ या मैं उसको हैंड फीडिंग पे ले आता हूँ। हैंड फीडिंग पे अगर लेके आना हो तो मैं 5:95 से उसको फीड करवाता हूँ। 95% पानी और 5% क्रॉप मिल्क होता है। फ़र्स्ट फीड इसको ये करवाता हूँ और उसके बाद उसको 3-4 दफ़ा यही रेशो से फीड करवा के उसके बाद उसको जो 10/90 की रेशो पे हैंड फीड करवाता हूँ। उसके बाद 5% बढ़ा के जो इतनी एज है इस पे आके बच्चे को मैं 25/75 पे जो फीड करवाता हूँ। जब बच्चा हैंड फीड हज़म ना करे उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपने जो उसको वार्म वाटर है वो भी सिंपल करवा सकते हैं, उससे वो अपनी जितनी भी हैंड फीड है वो उसको डाइजेस्ट कर सकता है। अक्सर मुझे दोस्त पूछते हैं कि आप कौन सी हैंड फीड यूज़ करते हैं, तो हैंड फीड सारी अच्छी हैं, बस आपके बर्ड को जो रिक्वायर्ड है आपको वो हैंड फीड करवानी है, कंपनी चाहे जो मर्ज़ी हो। इस बच्चे की क्रॉप है वो बिल्कुल खाली हो चुकी है, अब इसको फीड की ज़रूरत है। अगर इसकी क्रॉप में फ़ीड होती तो हमने थोड़ा इंतज़ार करना था और उसके थोड़ी देर बाद फ़ीड करवानी थी। जब तक इसकी फ़ीड डाइजेस्ट नहीं होगी तब तक फ़ीड नहीं करवानी। तो इसको अब इतनी फ़ीड करवानी है कि इसकी जो क्रॉप है वो थोड़ी लूज़ रहे, ज़्यादा टाइट ना हो, जैसा कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं। ये तरीकाकार है हैंड फीड करवाने का। आपने जो सिरिंज है उसको फुल करना है और उसके बाद जो वार्म वाटर है उसमें इसको डिप करके
तो इसके मुंह में रखना है, ये खुद ही अपने मुंह में हैंड फीड सिरिंज ले जाएगा। एक नॉन प्रोफेशनल बंदा भी चिक्स को हैंड फीड इस सिरिंज से करवा सकता है। ये छोटे छोटे पॉइंट है, कोई मुश्किल नहीं है। जब आप यूज़ टू हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। मोस्टली लोग हैं वो जो मेटल की नीडल है वो इस्तेमाल करते हैं। वो नीडल है वो अपनी मर्ज़ी से आप उसकी एग्जैक्ट जगह पे उसकी क्रॉप में नहीं ले जा सकते। वो आपको उसके लिए थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। लेकिन इस क्रॉप नीडल का फ़ायदा ये है कि ये बच्चा अपनी खुद इसको क्रॉप में ले जाता है। ड्यूरिंग हैंड फीड जो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो है स्लो क्रॉप। स्लो क्रॉप कहते हैं कि बच्चा हैंड फीड को हज़म नहीं करता। उसकी वजूहात ये हैं कि आपके जो ब्रूडर है उसका टेम्परेचर है वो सही सेट नहीं होता। मैं ब्रूडर्स का टेम्परेचर ऐसे सेट करता हूँ कि मैं चेक कर लेता हूँ कि किस इन्वायरमेंट में बच्चा कंफर्टेबल है। मैं पहले टेम्परेचर 35 सेट करता हूँ। अगर उसमें बच्चा हाँप रहा है तो उसको थोड़ा कम कर देता हूँ। जहाँ पे बच्चा हाँपना बंद कर देता है तो उस टेम्परेचर को मैं सेट कर देता हूँ। ये बेस्ट तरीका है टेम्परेचर सेट करने का। उसके बाद हैंड फीड गर्म होना बहुत ज़रूरी है। आपका 36 से 38 टेम्परेचर हैंड फीड का होना ज़रूरी है। आपने नीम गर्म हैंड फीड करवानी है, ना ज़्यादा गर्म करवानी है ना ठंडी करवानी है। क्योंकि 38 से ज़्यादा करवाएंगे तो आपके जो चिक है उसकी जो क्रॉप है वो बर्न हो सकती है, ब्लैक होके ये छिलका बन के उतर जाती है और इसका कोई इलाज नहीं है, ये ठीक नहीं होती। उसके अलावा डाइजेशन के लिए मैं च्वारका, जिसको 4 अरक कहते हैं, और ग्राई वाटर और कॉलिक ड्रॉप्स हैं वो भी इस्तेमाल करता हूँ। जो च्वारका है वो मैं 100 ml वाटर में जो 1 टेबलस्पून है वो ऐड करता हूँ, और जो कॉलिक ड्रॉप है वो भी अंदाजे से, वो डायरेक्ट भी आप बच्चों को उनकी क्रॉप में डाल सकते हैं हैंड फीड से पहले। और इसके अलावा मैं डाइजेशन के लिए जो पपाया होता है, पपीता, उसके जो पल्प होता है वो भी हैंड फीड में ऐड करता हूँ। उससे जो डाइजेशन है इनका वो बहुत सिस्टम है वो बहुत फास्ट हो जाता है। कितने बच्चे को कितने सीसी हैंड फीड करवानी चाहिए, ये मेरे लिए सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने कभी भी बच्चों को मैयर करके हैंड फीड नहीं करवाई। मैं जब भी हैंड फीड करवाता हूँ तो उसकी जो क्रॉप होती है वो मेरे हाथ में होती है, और उसको थोड़ा सा लूज़ रख के उसकी क्रॉप में जितनी हैंड फीड जाती है वो उसमें इंजेक्ट कर देता हूँ। अब जैसे कि फुल कवर्ड बच्चा है, इसको मैं सुबह और शाम जो है वो हैंड फीड देता हूँ, और इनकी जो क्रॉप है उसके ऊपर जब हाथ रखा होता है तो आपको आइडिया हो जाता है कि बच्चे ने हैंड फीड कितनी लेनी है। हाँ, जो न्यू फैंसियर है उसके लिए मैं आसान तरीका बता दूं कि जब आप हैंड फीड करवाएं तो आप हाथ लगा के क्रॉप पे आप चेक कर सकते हैं। इसको बिल्कुल टाइट ना करें, इसको थोड़ा सा लूज़ रहने दें। आप बड़ा आसानी से इसको जज कर सकते हैं कि बच्चे को कितनी जो हैंड फीड है वो उसकी ज़रूरत है। कुछ बच्चे हैं उनकी क्रॉप फुल हो जाती है लेकिन वो फिर भी हैंड फीड मांगते रहते हैं। उनकी ये आदत दूर करने के लिए जब उनकी क्रॉप खाली हो तो आप हैंड फीड जब उनके लिए बनाएं तो 100 ml के अंदर 1 टेबलस्पून पीनट बटर ऐड करके हैंड फीड में उनको दें। उनकी ये भी आदत दूर हो जाएगी। मेरे पास नर्सरी रूम में 6 ब्रूडर्स हैं। जो नंबर 1 ब्रूडर है उसका टेम्परेचर 36 है। इसकी जो ह्यूमिडिटी है मैंने 50 पे सेट की हुई है, और जो दूसरा ब्रूडर है उसकी मैंने 48 पे सेट की हुई है, और जो थर्ड वाला है उसकी 47 पे। तो आपने छोटे जो बच्चे हैं जब उनका टेम्परेचर हाई करेंगे तो उनकी ह्यूमिडिटी का ख़ास ख्याल रखना है। अगर आपके पास ICU यूनिट नहीं है तो आपने उसके अंदर पानी का पॉट रखना है ताकि बच्चा ड्राई ना हो। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इस चीज़ को आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है, क्योंकि हाई टेम्परेचर में जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत डाउन हो जाती है। डिफरेंट टेम्परेचर से होते हुए 5 मशीनों के बाद बच्चों को कंटेनर में शिफ्ट कर दिया जाता है, और या इस स्टेज पे आके बच्चे जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर में हैंड फीड हज़म कर लेते हैं। और जब ये बच्चे कवर हो जाते हैं तो तब मैं इनको केजेस में शिफ्ट कर देता हूँ और इनको खाना सर्व करना शुरू कर देता हूँ, ताकि
ये खाना थोड़ा बहुत खाना शुरू कर दें और साथ इनको 2 टाइम्स फीड भी देता रहता हूँ। जैसा कि ये नेक्स्ट कंटेनर में आप देख रहे हैं, बड़े बच्चे हैं तो इनको मैं आज के दिन ही शिफ्ट कर रहा हूँ। ये आप बड़ा बच्चा देख रहे हैं, ये बिल्कुल केज में शिफ्टिंग के काबिल है। इतने बच्चे को अगर आप केज में शिफ्ट कर देंगे तो ये बहुत जल्दी खाना शुरू हो जाएगा। इसको आप 2 टाइम साथ फीड करवाएं और साथ इसको सॉफ्ट फूड सर्व करें और बहुत जल्दी ये खाना शुरू कर देगा और साथ 1 टाइम फीड पे आ जाएगा। ये बेस्ट तरीका है बच्चे को सेल्फ करने का। जब बच्चों को केजेस में डालना है तो केजेस का साइज़ मैक्सिमम 4 फीट होना चाहिए। 4 फीट से ज़्यादा आपने फ्लाइट केज में बर्ड्स को नहीं छोड़ना, क्योंकि इनकी एनर्जी वेस्ट होगी और अगर इनकी एनर्जी वेस्ट होगी तो बच्चे कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने तकरीबन 3 मंथ्स तक इनको छोटे नॉर्मल केज में रखना है ताकि ये बर्ड्स हैं सेहतमंद रह सकें। इसके बाद जो बच्चे हैं वो केजेस में शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा, इस दौरान बच्चों को डालना क्या है? मोस्टली जब हैंड फीड से केजेस में बच्चे आते हैं तो आपने उनको सॉफ्ट फूड सर्व करना है। जैसे कि इसमें बेहतरीन चीज़ है वो छल्ली है, जो अगर आपको फ्रेश कॉर्न कहीं से मिल जाए तो वो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। उसके अलावा आप इनको सेब और बॉयल्ड कॉर्नस है वो भी डाल सकते हैं। उसके अलावा आप इनको स्प्राउट डाल सकते हैं या डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं जो नरम जो चीज़ें हैं, घिया कद्दू है वो इनको डाल सकते हैं। और जैसे कि ये आप देख रहे हैं, आपके तमाम चिक्स हैं उनको ऐसे हर टाइम फीड है। जब भी आपने फीड करवानी है तो उनकी ये पोजीशन होनी चाहिए, मतलब कि उनको ऐसे आपसे फीड मांगनी चाहिए। जब बच्चा एक्टिव और हेल्दी होगा तो आपसे ऐसे हैंड फीड मांगेगा। जब आपने बच्चों को केजेस में शिफ्ट करना है तो उनको आपने पंखा या एयर कूलर नहीं लगाना, क्योंकि इस स्टेज में बच्चों को बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। सॉफ्ट फूड के अलावा जो मिक्स दाना होता है वो भी आपने इनको 24/7 सर्व करना है ताकि ये खाना पीना सीख जाएं। ये वो पोजीशन है जो बर्ड की वो सबसे मुश्किल स्टेज होती है। इस पे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपायर होते हैं, लेकिन इस स्टेज पे आपने इनको 4 दिन 2 टाइम और 1 दिन 1 टाइम फीड करवानी है। लेकिन आपने बच्चे की पोजीशन देखनी है, बच्चे को चेक करना है कि वो वीक तो नहीं हो रहा, वो खा पी रहा है। अगर वो बिल्कुल कुछ खा पी नहीं रहा तो आपने 2 टाइम फीड करवानी है, 3 टाइम इसको हैंड फीड करवानी नहीं है। मैं मोस्टली इस साइज़ के बच्चों को 2 दिन 2 टाइम और 1 दिन जो है वो 1 टाइम फीड करवाता हूँ। और जिस दिन 1 टाइम करवाता हूँ उसमें पीनट बटर थोड़ा ऐड कर लेता हूँ ताकि बच्चों को एनर्जी मिल जाए। और ये बेस्ट तरीका है इनको हैंड फीड छड़वाने का, क्योंकि अगर आप 2-3 दिन के बाद 1 टाइम हैंड फीड नहीं करवाएंगे तो बच्चे जो हैं वो उनको भूख फील नहीं होगी तो वो खाने की तरफ है वो मतवज्जो नहीं होंगे। इस स्टेज पे आके अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है तो आप उसको दोबारा ब्रूडर में शिफ्ट कर सकते हैं और उसकी जो हैंड फीड है वो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उसको 3 टाइम पे भी ले जा सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि एक केज में 10 या 15 से ज़्यादा बच्चे ना छोड़ें। ये डिपेंड करता है कि बच्चों का साइज़ क्या है। तो मैं स्टार्टिंग में 10 से 15 बच्चे छोड़ता हूँ, लेकिन जब थोड़ा बहुत खाना पीना शुरू हो जाते हैं तो उनको कम करके मुख्तलिफ़ केजेस हैं उसमें शफ़ल कर देता हूँ। जब ज़्यादा ठंड का मौसम होता है तो जो केनाली में वार्म वाटर डाला है वो ठंडा हो जाता है, तो इसको आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज करना पड़ता है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी जो हैंड फीड है वो उसका टेम्परेचर है वो 36 से कम ना हो। अगर आपकी हैंड फीड का टेम्परेचर 36 से कम नहीं होगा तो इनको डाइजेशन में कोई इशू नहीं होगा। जब चिक्स हैं इस स्टेज पे होते हैं तो लगता है कि ये बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, लेकिन ये फ्रूट्स या दाने को मुंह में लेके थोड़ा सा चबा के फेंक देते हैं। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है, ये बहुत ज़्यादा वेस्टेज करते हैं। तो आपने बार बार इनको इनके सॉफ्ट फूड का ख्याल रखना है। जैसे ही ख़त्म हो तो इनको कोई नई चीज़ सर्व करनी है। ये सबसे मुश्किल स्टेज है, मैंने आपको पहले भी बताया है।
आपने इसमें सक्सेसफुल होना है कि आपका जो चिक है वो कैसे ख़ुद से सेल्फ हो जाए। तो आपने इसको डिफरेंट वैरायटीज़ हैं वो आपने सॉफ्ट फूड की देनी है ताकि वो जल्द अज जल्द है वो सेल्फ हो जाए। मोस्टली जो इशू आता है वो इस साइज़ के बच्चे में आता है जब वॉमिटिंग करता है, तो लोग उसको 3 टाइम हैंड फीड दे रहे होते हैं। इस साइज़ के बच्चे को 2 टाइम हैंड फीड इनफ है, नहीं तो आप 1 टाइम भी इसको दे सकते हैं, बच्चा आपका एक्सपायर नहीं होगा। क्योंकि जो हैंड फीड होती है वो काफ़ी हैवी होती है, इससे बच्चा अगर आप 1 टाइम हैंड फीड नहीं भी देंगे तो वो एक्सपायर नहीं होगा। और दूसरी बात, आप जब इस स्टेज के बच्चे को हैंड फीड दे रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ड्रॉपिंग करता है और वो इतनी स्मेली होती हैं कि उससे बच्चा बीमार भी हो सकता है। तो आपको सुबह शाम जो इनके केजेस की ट्रे हैं वो वॉश करना लाजमी है, नहीं तो आपके बर्ड्स में कोई डिज़ीज़ आ सकती है। क्योंकि ये वो स्टेज है जो सबसे मुश्किल है, इसमें आपने उसको बच्चे को सेल्फ करना है और तमाम बीमारियों से भी बचाना है, उसको फीड भी करवानी है और उसको सॉफ्ट फूड भी सर्व करना है। आज से 4 साल पहले मेरे जो चिक्स हैं जब अबाउट टू सेल्फ होते थे तो इस तरह जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं हैंड फीड नहीं मांगते थे। उसकी रीज़न यही थी कि मैं उनको 3 से 4 टाइम फीड करवाता था और यही सोचता था कि कहीं वो एक्सपायर ना हो जाए। लेकिन अब आके पता चला है कि इनको आपने हैंड फीड थोड़ी करनी है, ये फिर ही सेहतमंद रहेंगे। इन चिक्स के अंदर आपने कोई भी बाहर से बच्चा ला के ऐड नहीं करना, ना आपने नर्सरी रूम में कोई बाहर किसी भी फार्म का या अपने किसी दोस्त का या कोई भी चिक है आपने ऐड नहीं करना, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है। अगर बाहर का कोई चिक है इसमें ऐड होगा तो आपके पास चांसेस बन जाएंगे कि शायद हो सकता है कि इनमें भी बीमारी आ जाए, चाहे वो वाला बच्चा तंदुरुस्त हो। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है कि बाहर का कोई भी चिक है इन चिक्स में ऐड नहीं होना चाहिए जब तक ये प्रॉपर सेल्फ नहीं हो जाते। जब बच्चे इस स्टेज पे आ जाते हैं तो आपने हैंड फीड में 2 चीज़ें और ऐड करनी है, एक है एप्पल साइडर विनेगर और दूसरा नील स्टेट ड्रॉप्स हैं। नील स्टेट ड्रॉप है वो मैं आईडीए से एक ड्रॉपर है वो तकरीबन हाफ़ लीटर हैंड फीड में डाल देता हूँ और हाफ़ लीटर हैंड फीड में जो एप्पल साइडर विनेगर है उसका एक जो टेबल स्पून है वो मैं डालता हूँ, ताकि इनकी जो क्रॉप है उसके अंदर कोई फंगल इन्फेक्शन वगैरह ना हो। और वो आपने 1 हफ़्ते में 1 दफ़ा डाल देना है। मोस्टली मार्केट में जो आप सेल्फ बच्चे परचेज़ करते हैं वो इसी स्टेज पे होते हैं जो आप ये देख रहे हैं। लेकिन अगर बच्चा हैंड फीड मांग रहा है तो आप कतन उसको ख़रीदें ना, क्योंकि नई जगह पे जाके बच्चा वैसे हैंड फीड नहीं मांगता जैसे कि वो अपनी पुरानी जगह पे हैंड फीड लेता है। ये बच्चे प्रॉपर सेल्फ हो गए हैं, देखें आप इनकी जो एक्टिविटी से आइडिया हो रहा है कि ये बिल्कुल भी हैंड फीड नहीं मांग रहे और ये बिल्कुल रिलैक्स हैं, अब ये ख़ुद खाना पीना शुरू हो गए हैं। हैंड फीड छोड़ने के 3 महीने के बाद इनको बड़ी फ़्लाइट में छोड़ दिया जाता है ताकि बर्ड्स हैं वो अच्छी तरह से फ्लाई कर सकें, अपना साइज़ गेन कर सकें। और अगर आपने फ्यूचर ब्रीडिंग के लिए पेयर्स रखने हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनको सबको इकट्ठा एक बड़े केज में छोड़ दें ताकि ये खूब फ्लाइट करें, अपनी डाइट है वो भी खूब लें और इस तरह बर्ड्स हैं वो बहुत हेल्दी और बड़े अच्छे साइज़ के तैयार होते हैं। अब बात करते हैं हाइजीन पे। हैंड फीड करवाने के बाद जो हैंड फीड सिरिंज है उसको धोने का आसान तरीका ये है कि आप थोड़ा सा पानी लेके आपने लिक्विड जो बर्तन धोने वाला है वो पानी में डाल लेना है और उसके बाद उसको डिल्यूट करके उसको सिरिंज में खींच के उसको अच्छी तरह से शेक करना है ताकि सिरिंज है अंदर से बिल्कुल वॉश हो जाए, उसमें कोई बैक्टीरिया या कोई गंद है वो अच्छी तरह से बाहर आ जाए। लेकिन इसके अलावा 3 टाइम सिरिंज को यूज़ करने के बाद डेली आपने इसको खोल के वॉश ज़रूर करना है ताकि कोई भी जरासीम है इसमें ना रहे और आपके जो बर्ड्स हैं उनमें किसी तरह की बीमारी पैदा ना हो।
अगर आप इसको डेली की रूटीन बना लें और इनको रोज़ाना अच्छी तरह से साफ़ करें तो आपके बर्ड्स बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। जो लोग आईसीयू यूनिट नहीं यूज़ कर रहे उनको चाहिए कि वो ब्रूडर है वो पीवीसी शीट में बनवाएं। चिप बोर्ड में अगर आप ब्रूडर बनवाएंगे तो उसका नुकसान ये है कि उसमें बहुत बैक्टीरिया ग्रो करता है जिससे आपके चिक्स हैं वो एक्सपायर हो सकते हैं और उनको साफ़ करना भी बहुत मुश्किल है, वो वॉशेबल भी नहीं होते। जो प्लास्टिक बॉडी के जो ब्रूडर्स हैं इनको वॉश करना, गीले कपड़े से साफ़ करना, डिसइंफेक्ट करना बहुत ही आसान है। तो इस तरह आप प्लास्टिक बॉडी के ब्रूडर को अच्छी तरह तसल्ली से साफ़ भी कर सकते हैं, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं और इसमें बैक्टीरिया वो भी ग्रो नहीं करता। और जिन पॉट्स में आपने चिक्स को रखना है वो भी प्लास्टिक के होने चाहिए ताकि आप उनको वक्तन फ़वक्तन वॉश करते रहें और इनका जो बुरादा है जो आप इनके नीचे रखते हैं इनका बेड वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए ताकि उसमें भी कोई बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो। और जैसा कि आप इस ब्रूडर में देख रहे हैं मैंने एग्जॉस्ट के आगे फ़िल्टर भी लगाया हुआ है ताकि जो डस्ट भी है वो भी फ़िल्टर में कैच हो जाए और ये फ़िल्टर्स हैं ये मैं डेली वॉश करता हूँ। नर्सरी रूम में जितने लोगों की आमदोरफ्त होगी आपके बर्ड्स में डिजीज़ आने के चांसेस भी उतने ज़्यादा होंगे। तो आप इस चीज़ का परहेज़ करें, अवॉइड करें कि आपने जहाँ पे चिक्स रखे हुए हैं वहाँ पे जो मुतल्लिका अफराद हैं वही जाएं। और मैं डेली हर चीज़ को नर्सरी रूम के फ्लोर को, टूल्स को, फर्नीचर को 2 टाइम डिसइंफेक्ट करवाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और जो आप मिस्टेक्स पहले करते थे अब वो नहीं करेंगे। आज तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Like, subscribe and share my Adil Chaudhry YouTube channel.